टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। टॉपिक करते हैं स्टार्ट आज का हमारा। उससे पहले एक मैसेज तुम लोग के लिए ध्यान देना कि हम लोग जो है अभी जो थियरी पेपर हमारा कह सकते हैं, चाहे वो बिजनेस स्टडीज का हो, चाहे हमारा कॉमर्स का हो, चाहे हमारा इकोनॉमिक्स का हो, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं फॉर श्योर, ये मानना पड़ेगा। क्यों? जो रिक्वायरमेंट था अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग कि स्टार्टिंग में जो अकाउंट्स हमारा था वो टाइम ज्यादा हमसे मांग, प्रैक्टिकल पेपर है ना, तो बाकी थियोरेटिकल हमारे हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम दो इनिशियल फेज पर अकाउंटेंसी में। एक सेकंड वेट करना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ज्यादा समय दो पहले अकाउंटेंसी में इनिशियल फेज में। जब उनको समझ में आए कि चीज है क्या अकाउंट्स वाला, तब वो कम टाइम भी दूंगा ना अकाउंट्स में तो वो पूरा पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने क्या कि स्टार्टिंग में थोड़ा क्लास ज्यादा रखे हैं, टाइम ज्यादा रखा कि तुम लोगों को अकाउंट समझ में ज्यादा आ जाए, जो पार्टनरशिप अकाउंट हमारा है। और थ्योरी के लिए मैंने कम किया, लेकिन अब हमारा वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। हम लोग आराम से अकाउंट क्लासेस को कम करके हम लोग थ्योरी पेपर में आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो टेंशन मत लेना इसके रिगार्डिंग कि हमारा थ्योरी पेपर पीछे चल रहा है बहुत। एक हफ्ते में हम लोग इतना आगे चल जाएंगे थ्योरी पेपर में कि स्कूल से हम लोग दो चैप्टर आगे निकल सकते हैं आराम से। सेकेंड चीज है कि नोट्स के रिगार्डिंग, देखो पहले क्या था कि मैं तुम लोग को वर्ड फाइल में नोट्स टाइप करके प्रिंट कर देता, तो मिलना तो होगा नहीं ना कि मैं तुम्हें प्रिंट कर दूं। तो मैं कोशिश करता हूँ जो पीपीटी बनाता हूँ ना मैं, जो तुम देख पाते हो मेरे पीछे स्क्रीन पे, या जो मैं पीपीटी भेजता हूँ पीपीटी फॉर एग्जाम्पल, मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी नोट्स हैं जो मैं वर्ड में टाइप करता, मैं कॉपी पेस्ट करके उनको पीपीटी फाइल में ही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? तो जो मैं जब भी मैं क्लास पीपीटी में भेजता हूँ, क्लास से पहले चाहे क्लास के बाद फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ऐसा नोट्स ही ट्रीट करना उस पीपीटी फाइल को। ठीक है? बाकी तुम्हारा तरीका है कैसे करो। और उसको मैं वर्ड फाइल में भी कैप्चर करता हूँ, तो जब मुझे मौका मिलेंगे हम लोग सामने, तब उसका निकाल के प्रिंट और की कॉपी तुम लोग को मैं हैंड ओवर कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए जब तक कि हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तब तक के लिए समझना कि जो हमारा है पीपीटी हमारा नोट्स है, क्योंकि मैं कुछ टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ। इनकेस तुम्हें लगे कि मैं कुछ टॉपिक छोड़ दिया है, कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन में मत रहना, आराम से मुझे मैसेज करना, हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे उन चीजों पर। ठीक है? तो समझ में आ गया हो? हम लोग अब अकाउंट क्लास नॉर्मल चलेगा, जितना स्पीड चाहिए था, रिक्वायरमेंट था, एक्स्ट्रा अकाउंट में दे दिया हम लोगों ने। अब चीजें आराम से चलेंगी। जो होमवर्क हमारा अकाउंट्स का है, जो मैं डे वन का नहीं, जो लास्ट जो नहीं मैंने होमवर्क दिया था एडमिशन का, उतने क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारा पूरा एडमिशन बिल्ड हो जाएगा। कुछ टॉपिक अगर नया आएगा देख लेंगे उस चीज में, उस समय देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा टॉपिक पर प्रिपेयर्ड है। हम आराम से फिर अगले बार जाके एक चैप्टर कुछ नया जो हमारा है रिटायरमेंट, हम लोग वो स्टार्ट कर सकते हैं अगले वीक से, ध्यान देना। ठीक है? तो आगे बढ़ते टॉपिक को लेके। हम लोग जो है अकाउंट, हम लोग कॉमर्स में जो है हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक कर रहे थे। हमने समझा था कि लास्ट वाले क्लास में कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो दो तरह का हमारा होता है। एक तो 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो तुम्हारा हेनरी फ्योल ने दिया था। सेकेंड हमारा जो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, वो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके प्रोपाउंडर कह लो या बोलो स्कॉलर बोलो, तुम्हारा FW टेलर, या कह सकते हो फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये तुम्हारा साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला। तो हमारे सिलेबस में से 5 ही साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, होते 7 या 8 हमारे हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 5 ही दिए हैं, तो तुम टॉप 5 ही लर्न करना। तो जिनको भी डाउट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, रिकॉर्डिंग्स पढ़ा है, वो मुझसे क्लास के बाद जब चाहे मुझे मैसेज करके लिंक मांग सकते हैं। अगर तुम्हारे पास लिंक नहीं मिल रहा है तुमको, तो मैं तुमको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है? तो एग्जाम टाइम में अगर अभी भी देखो और चाहो तो एग्जाम टाइम में तुम जो है आराम से उस लिंक को फॉलो कर सकते हो, तुमको रिविजन का मिलेगा सोर्स तुम्हारा वहां पर। तो पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में, जिस संस्थान तुमको दिया है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तुम देख पा रहे हो कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर वाज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। वो तुम्हारा हेनरी फेल क्या था? फ्रेंच था। ये तुम्हारा अमेरिकन है, कोई दिक्कत नहीं है। He was widely known for his methods to improve industrial efficiency. He was one of the first management consultants. तो कुछ बात भी समझो यहाँ से, हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को है क्या। देखो हमको पता है कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स, ध्यान देना। अच्छी बात है, मैं तुमसे फीडबैक ले लूं, मुझे व्हाट्सएप में रिप्लाई करना कि जो ज्वाइन हुए हैं क्या उनको मेरा वॉइस ठीक से पहुंच रहा है और उनको क्या स्क्रीन विजिबल है। लिख दो कि हाँ स्क्रीन विजिबल है। मुझे मैसेज कर दो ग्रुप में जाके कि स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो भी क्लियर है। ये लिख के मुझे सेंटेंस मैसेज कर दो, क्योंकि डाउट मुझे हो रहा है शायद मैं बोलूं तुम तक आवाज ना जाए तो मेरा पूरा एनर्जी वेस्ट चल जाएगा। ओके फाइन।
ठीक है। प्रेम लिख दो, क्या तुमको स्क्रीन विजिबल है तुम लोग को? किसी को इनिशियल फेज में नहीं हो सकता है, बीच में नेटवर्क कनेक्शन तुम्हारा हो सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हारा चला आएगा। तो अगर कभी ऐसा होता है बीच में स्क्रीन अगर चला गया तो 2 मिनट वेट करना, आ जाता है स्क्रीन तुम्हारा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग मैसेज करो। एक लोगों ने, 2 लोगों ने मैसेज किया है, भूपेश, तनिषा, खुशबू, सबको मैं आ रहा ना मेरा आवाज? ओके, मलिका को भी आवाज आ रहा है, ठीक है। चलो होप करते हैं बाकी लोग को आवाज आ रहा होगा, मैसेज करो चाहे ना करो, हम लोग बैक टू टॉपिक चलते हैं। तो ध्यान देना कि हमको पता है कि जो मैनेजमेंट हमारा होता है वो आर्ट है और साइंस भी है, लेकिन मैं तुमको बैक लेके चलूंगा डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में, जहां पे डिफरेंट डेफिनेशन तो मैनेजमेंट हमारा था। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एज अ फॉर एग्जांपल एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैंने बोल दिया क्या? जो भी है 4 तरह के मैं डेफिनेशन से या फिर कॉन्सेप्ट चलो कह लो रिगार्डिंग मैनेजमेंट। जब हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था तो बहुत सारे फीचर्स हमारे थे, लेकिन उसमें 2 फीचर हमने अलग से एक्स्ट्रा क्लास किया था उसका, जो हमारा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जहां हमने बताया था कि मैनेजमेंट है या नहीं है फॉर एग्जांपल। तो ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो हम मैनेजमेंट क्या पूरा का पूरा फील्ड साइंस है। जो लोग जो पढ़ते हैं मैनेजमेंट में वो फॉर एग्जांपल साइंटिफिक स्टडी है। तो बहुत यहाँ पे चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम लोग आगे जाकर चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, फॉर एग्जांपल जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा वगैरह वगैरह, तुम एक चीज फील करो कि जो तुम लोग पढ़े हो ना 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें से ही चीजें निकल के आई हैं जो बन गई है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या कि अगर तुमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है किसी ने फॉर एग्जांपल, तो उनसे ही जो है निकलना हुआ है। जब भी हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, प्लानिंग पढ़ लो, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लो, स्टाफिंग पढ़ लो, ये सेम चीज है। तुम नवीन टॉपिक को तुम पढ़ोगे, तुम्हें एसेंस मिल जाएगा कि जो फंक्शन है किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आया है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, क्रॉस क्वेश्चन करूं कि पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आया या पहले फंक्शन आया, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हमेशा कि पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आया, उनको लोगों ने अप्लाई किया, उनसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस निकलते चले गए। क्लियर यहां तक? जब बातें करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो कौन कौन से मुझे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मिलते हैं? 2। एक तो हमारा फंडामेंटल, एक तो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं। कुछ हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो बहुत सालों से चला आ रहा है, जो हर एक इंडस्ट्री में तुम्हारा प्रेवलेंट है, हर एक तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेरा प्रेवलेंट है। अब देखो इतना अच्छा जो मैनेजमेंट है ना, चाहे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हो या हम कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, सभी जगह पे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक नहीं बता रहा हूं, फंडामेंटल वाला जो 14 प्रिंसिपल हमारा था, सब जगह रिलेवेंट है, सब जगह एप्लीकेबल है, ध्यान देना, ठीक है। जितने भी तुम फंक्शंस पढ़ने वाले हो जाके आगे अगले चैप्टर्स में, तुम्हारा प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सब तुमको मिल जाएगा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से ही निकला हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें, मुझे मिला है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये है क्या? देखो जो भी नहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तुम साइंटिफिक ये 5 जो पढ़ेंगे, तुमने जो 14 पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, सभी साइंटिफिक मेथड से डेवलप किए गए। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं कि बस किसी स्कॉलर ने, बहुत बड़ा स्कॉलर है, उसने बोला कि ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा, फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, नहीं नहीं, बल्कि इन पे जो होता है, जब भी कोई भी प्रिंसिपल मार्केट में आता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको वेल एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि हर एक सिनेरियो पे वो फिट बैठ रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। ध्यान देना कि हमने हर एक चीज का कॉज एंड इफेक्ट देख लिया है, उसका हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसको क्या हर एक केस में उसका जो आउटपुट है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने हर एक चीजों में देखने के बाद उसको बना दिया है एक ऐसा प्रिंसिपल। तो इसी प्रिंसिपल को डेवलप करने के वे को बोलते हैं साइंटिफिक, ठीक है। ये नहीं कि हमने कुछ लैब में कुछ किया, ऐसा नहीं है, बल्कि हमने क्या किया है कि चीजें हमारे जो प्रिंसिपल्स हमारे हैं उनको हर सिचुएशन में, हर एक केस में लोगों ने यूज किया है, इंप्लीमेंट किया है और रिजल्ट सेम पाया है। तो इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं साइंटिफिक प्रोसेस, किसी भी थियरी को डेवलप करने का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेके चलो कि मैंने अपने स्कूल के बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, 6-6 बच्चों को डिवाइड कर दिया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं कि वीकली फॉर एग्जांपल जो ग्रुप कन्वेयर्स है, ठीक है, उनसे बातें करूं कि काम को मेरे बिहाफ में तुम्हारे 5 ग्रुप मेट्स हैं, उनको कॉल कर लो, चाहे उनसे टेक्स्ट मैसेज कर लो कि क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, या फिर क्या डिफिकल्टी आ रहा है, क्या डाउट आ रहा है, कहाँ परेशानी आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगा। तो पहले मैं 48 बच्चों से बात करता सिंगल, टाइम ज्यादा लगता है मेरे को, फॉर एग्जांपल हम कुछ और मेरा काम छूट जाता। अब मैं सिर्फ 8 लोगों से बात करूंगा जो ग्रुप कन्वेयर है, तो उससे कैसे मुझे बेनिफिट मिल गया स्पेशलाइजेशन का,
कि मैं एक काम पे फोकस्ड हूँ, मैं पढ़ाने फोकस्ड हूँ, ये जो काम कोई और कर रहा है। सेकंड चीज मैंने काम क्या कर दिया कि मैंने खुद के काम को मैंने डिवाइड कर दिया, ये काम अब और अच्छे से होगा बिकॉज 8 लोग से मुझे कम्युनिकेट करना है और वो 8 लोग जो है सिंगल सिंगल इंडिविजुअली 6 लोगों से बातें करें। तो इसी से कहते हैं वो डिविजन ऑफ वर्क बोलते हैं। तो क्योंकि ऐसा हम सिर्फ मैंने नहीं किया कि बहुत लोगों ने ऐसा किया, ठीक है, रिजल्ट सेम पाया एंड में, तो इसे बोलते हैं साइंटिफिक वे। ठीक इस तरीके से हमारा 14 प्रिंसिपल्स भी है जो कि फंडामेंटल है, जो कि फंडामेंटल उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल भी बोलते हैं। लेकिन जो हम आज पढ़ने वाले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही है, साइंस वर्ड से कंफ्यूज मत होना। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं चाहे 14 क्यों ना हो, सभी साइंटिफिक मेथड से ही डेवलप किए हैं। बस यहाँ पे चीज क्या है कि जो तुम्हारा इसने जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर तुम्हारा है, इसने एक चीज कहा है कि तुम जो भी करते हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये तो आई गेस 100 साल पहले मर खप गया। इसने क्या बोला कि अभी जो मैंने 5 या 6 प्रिंसिपल दिए हैं फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर यही रहने वाले हैं, और लोग भी आएंगे इस फील्ड में जुड़ेंगे, वो भी प्रिंसिपल्स देंगे। तो उसने क्या बोला है कि जो भी प्रिंसिपल्स बाकी लोग देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको मैं किसी भी इंक्लूड कर लूं किसी भी तरीके से, नहीं, उसका प्रॉपर जो होना चाहिए एनालिसिस होना चाहिए, प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए हर एक प्रिंसिपल का। तो बस इसने अपना नाम दिया है साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो कंफ्यूज मत होना, तुम इसको 2 नाम से याद रखना, एक तो टेलर का प्रिंसिपल, एक मेरा फ्योल का प्रिंसिपल, ठीक है। बस एक सब्सिडरी में वर्ड याद कर, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है टेलर, नाम उसने दिया। दोनों ही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, हेनरी वाला भी और तुम्हारा फ्योल वाला भी और टेलर वाला भी, ठीक है। लोग नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कौन किसका है। तो जिस तरीके से हेनरी फ्योल ने कुछ और बताया वो भी रेलिवेंट है, ठीक इस तरीके से जो टेलर ने बताया है कि वो भी रेलिवेंट है। लेकिन एक की डिफरेंस है दोनों के बीच में कि जो भी तुम्हारा जो फ्योल वाला पहले वाला जो फंडामेंटल वाला है, वो प्रिंसिपल्स क्या है तुम्हारे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिव है, और कभी कभी तो इंडस्ट्री में भी इफेक्टिव होते, मतलब वो एक बिग अम्ब्रेला बोल लो, चलो ठीक है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं एक सर्कल के तरीके से, अगर मैं तुम्हें सर्कल दिखाऊं तो ये सर्कल तुम्हारा जो है बन नहीं रहा, रुको देखते क्या हो गया। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं उसके समझाऊं थोड़ा सा, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारा है वो एक सर्कल की तरह है, ठीक है। ये सर्कल हमारा क्या है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चला आता है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन का हर एक एक्टिविटी चला आता है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल मेरा हो गया। लेकिन एक बात मैं करूं मैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में जिसे टेलर ने दिया है, तो वो क्या प्रिंसिपल है, इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक हमारा पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, या कह सकते हो फैक्ट्री डिपार्टमेंट, जहां पर चीजें बनती हैं, जहां पर आउटपुट बनता है, ध्यान देना, ठीक है, जहां पर आउटपुट बनता है हमारा इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो जो टेलर का जो प्रिंसिपल है वो इस फैक्ट्री डिपार्टमेंट वाले या फैक्ट्री सेक्शन का जो होता है मेरा एफिशिएंसी, उसको बढ़ाने को लेके, वो ओवरऑल पूरा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये नहीं देता, कौन टेलर हमारा, वो सिर्फ देता है कि जो मेरा फैक्ट्री है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हमारा हो रहा है, उस एरिया को डेवलप करना है, उस एरिया की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो अगर मैं देखूं, क्योंकि फेयर का जो प्रिंसिपल हमारा होता है एक बहुत ही वाइड एरिया कवर कर रहा है कंपेयर टू टेलर, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कवर कर रहा है। लेकिन जो हमारा मैंने गलती बोल दिया क्या, सॉरी, जो फेयर का हमारा जो प्रिंसिपल है ना, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर रहा है। लेकिन टेलर का जो प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं आज, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट हमारा मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये हमारे प्रिंसिपल्स है। खूब समझ में तुमको आ रहा होगा, कोई डिफरेंस ऐसा टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो अब लोग पढ़ेंगे डिफरेंस वाली चीज में, ये तुम्हारा इंडस्ट्री तुम्हारा फोकस्ड होता है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उस सेक्शन को लेकर। खूब समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा, तो हमारे पास इसमें पढ़ने के लिए 5 फीचर्स हमारे पास है। एक हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसका मतलब क्या है, मैंने पहले बोला ना कि जो हमारा जो टेलर का प्रिंसिपल है, टेलर ने एक चीज कहा है कि जस्ट वेट, टेलर ने एक चीज कहा है कि जो भी प्रिंसिपल बनने वाले हैं फ्यूचर में या फिर बनेंगे, फॉर एग्जांपल, ये भी चीजें एक मैनेजर जो है जो भी चीजें वो कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली बताओ ना इंडस्ट्री में बताओ जहां पे मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली बता रहा हूँ, ध्यान देना। उसने बोला कि जब मैनेजमेंट मैनेजर जो अप्लाई करता है प्रिंसिपल्स को, वो कोई भी क्रिएटिविटी या कुछ भी नयापन अगर लेकर आ रहा है उसमें तुम्हारा, तो ध्यान देना वो साइंटिफिक चीजों पे बेस होना चाहिए, ना कि जो उसका मन करे, जो फील करे वैसा वो कर दे, नहीं, उसको बाय रूल्स या जो साइंटिफिक वे है चीजों करने का, हमेशा ट्राई करना चाहिए वो करने का, ठीक है।
क्रिएटिविटी होना चाहिए, नयापन होना चाहिए, प्रिंसिपल्स को जो एप्लीकेशन वाला प्रोसेस है उसमें कुछ नयापन होना चाहिए, लेकिन सभी साइंटिफिक बेस्ड होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो कोशिश कर डेवलप करने का। यहाँ पर उसने बोला कि जो भी एप्लीकेशन है प्रिंसिपल्स का वो साइंटिफिक होना चाहिए, जो मेथड्स हमारे हैं साइंटिफिक होने चाहिए, मतलब सभी एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिबिट करनी चाहिए। सभी तुम्हारे पढ़ेंगे, से आगे जाकर टेंशन मत लो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है, देखो हार्मनी मतलब होता है पीस। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके बात करूं तो वहां पर दो लोग होते हैं, एक तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हम अकाउंट्स में चले जाते चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो हमारा होता है बिजनेस, एक होता है उसका ओनर। लेकिन यहां मान के चलना, एक होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक होते हैं उसके स्टाफ, ठीक है। तो जब तक दोनों के बीच में एक रिलेशन, एक कोऑर्डिनेटी मेंटेन नहीं होगा, तब तक जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है हाई आउटपुट या मोर आउटपुट वो अचीव नहीं होगा। तो यहाँ पे इसने कहा है कि किसी भी कभी भी ऐसा होता है कि डिस्प्यूट आता है ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज के बीच में, तो हमेशा कोशिश करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को या फिर मैनेजमेंट को कि उस जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी कंफ्यूजन है, डिस्प्यूट्स हैं, उनको तुरंत सॉल्व कर कर हार्मनी क्रिएट करें। और किसी भी लेवल पर ऐसा ना हो कि उसमें डिस्कॉर्ड या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे एम्प्लॉयज, यहाँ के स्टाफ या वर्कर्स के बीच में। हम एचआरएम किस लिए है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, किस इसीलिए ना कि हार्मनी को हमेशा एस्टैब्लिश करके रखना है मेरे को। कभी कोई एक स्टाफ मान के डिससेटिस्फाइड हो गया तो उसकी दिक्कतों को सुनना है, सॉल्व करना है। एक को दिक्कत हुआ, चलेगा पता एक हफ्ते बाद 100 लोगों से हो गए जो डिससेटिस्फाइड है, हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, ठप्प जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा, लॉकडाउन मतलब इकोनॉमी में नहीं, मतलब लॉकआउट लग जाएगा, लॉक लग जाएगा फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए कहा है कि किसी भी लेवल पर हमेशा कोशिश करे मैनेजमेंट की हार्मनी एस्टैब्लिशमेंट हो, किसी भी वर्कर के प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करे। आगे बात करते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। तो इसको बड़ा ही उसने अच्छा समझाया है कि मान के चलो कि जो जो भी मेंटल रेवोल्यूशन, जो विल पावर हमारा होता है किसी भी वर्कर का, किसी भी एम्प्लॉय का, वो एक डबल हैंड की तरह काम करता है, डबल इंजन चलो कह लो, बहुत फेमस फ्रेज है, डबल इंजन वाला सरकार की तरह काम करता है। अगर मेरा विल नहीं है तो एक ही इंजन काम करेगा, एक ही स्पीड चलेगा, लेकिन अगर मैं अपना विल पावर इसमें लगा दूं, मेंटल रेवोल्यूशन पे झोंक दूं फॉर एग्जांपल, तो काम और बढ़ जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? तुम पढ़ रहे हो कोई मोटिवेशन, तुम नॉर्मल पढ़ोगे, लेकिन जब मोटिवेशन आ गया, तुमने कोई वीडियो देख लिया 2 मिनट का, मोटिवेशन थथरा गया पूरा, तुम्हारा 2 घंटे एक्स्ट्रा पड़ गया फॉर एग्जाम्पल। तुम रोज देखो वीडियो, तुम रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। तो ये बताया मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है। हमेशा अपने वर्कर जो आउटपुट बनाते हैं उनके उनके दिमाग में हमेशा ये जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डालना चाहिए, उनको हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए, उनको हमेशा इंसेंटिव और इनिशिएटिव दोनों देके रखना चाहिए, ताकि हमेशा वो एक्टिव रहे और टुवर्ड्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स लॉयल रहे। आगे बात करते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। जो भी है कोऑपरेशन मतलब पढ़ चुके चीज पहले, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ एस्पिरिट डिकॉप्स पढ़ चुके ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल में। यहाँ पे सेम चीज कि ऐसा एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि सभी लोग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन दिक्कतों को समझे, हेल्प करे, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करे वर्कर के साथ, एंड वर्कर हमारे जो है वो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो हो गया, दोनों अपने सिंगल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को लेके भागे नहीं तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जीत नहीं पाएगा। अब मान के चलो कि पूरे फॉर एग्जाम्पल किसी फुटबॉल के मैच में अगर सब चाहेंगे कि हम ही गोल मारेंगे, तो स्ट्राइकर तो फिर टीम जीत नहीं पाएगा, बिकॉज सब आपस में लड़ होंगे कि हमको सिंगल जीतना है। टीम स्पिरिट या पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तब अचीव होगा जब सभी वर्कर्स जो है एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। हमने पढ़ा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, फंडामेंटल वाले में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेम चीज यहाँ पर है कि लोग जो कोऑपरेट करें, उनका कुछ काम मैं करूं, वो कुछ काम मेरा करे फॉर एग्जांपल डिफिकल्टी सिचुएशन में, ताकि पूरा काम नॉर्मल चले। आगे बात करें डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये बताया टेलर ने ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए आपके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपको उससे सिर्फ काम ही नहीं लेना, बल्कि ये भी मेक श्योर करना है कि जो वर्कर हमारे पास काम कर रहा है वो फ्यूचर में जाके अपने को डेवलप्ड भी महसूस करे। मतलब आपके पास काम करते करते वो अपना एफिशिएंसी पर भी इंक्रीज करे। तो आपको ये चीज करना है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मैंने मूवीज में ऐसा नहीं होता कि घर में मेड्स काम करती है, उनके बच्चे काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और जो ओनर जो मालिक है फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसे नहीं खर्च करता, उनको बस सैलरी दिया कि इतना पेट चल जाए, उनको ग्रोथ ना हो। तो वैसा नहीं होना चाहिए।
इस तरीके इसी फीचर से चला आता है। आजकल जितनी इंडस्ट्री हमारे होते हैं वो अपने वर्कर्स को सैलरी पे करते ही हैं, उनसे उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाते ही हैं, लेकिन साल में एक बार डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, वो अपने वर्कर्स को भेजते हैं ट्रेनिंग पर कि जाओ कुछ नया सीख कर आओ, पैसा ऑर्गेनाइजेशन देगा। समझ में आ रहा क्यों? ताकि उसमें डेवलपमेंट आए, जो उसका स्किल है वो उतने में सीमित ना रहे, वो उससे आगे भी बढ़े, वो एक स्किल्ड लेबर बने। ये भी करना चाहिए कोशिश ऑर्गेनाइजेशन को, इससे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही है। तो 5 हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में अपना ऑब्जेक्टिव थ्रू कंपनी के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे पढ़ेंगे, डिफरेंस समझ जाओगे तुम लोग। तो पहला हमारा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ध्यान देना। तो यहाँ पर बस एक ही चीज है कि जो भी हमारे जो अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग जो मैनेजर्स है, जो भी वो कोई चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, कोई वे तरीका यूज कर रहे हैं, वो हर एक वे ऑफ डूइंग थिंग्स साइंटिफिक होने चाहिए। इसका मतलब ही क्या है कि वो कॉज एंड आउटपुट से इफेक्ट को एग्जिबिट, रिलेशन को एग्जिबिट करें, जो उनके मन में है वो ना कर दें, बल्कि जो रिलेटिव है, जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया, जो सभी इंडस्ट्री फॉलो करते हैं फॉर एग्जांपल, वो चीजें यूज करें। तो क्रिएटिविटी होना चाहिए, लेकिन क्रिएटिविटी हर बार ऐसा नहीं जो उसके मन में आया वो कर दे, तो शायद प्रोसेस पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो यहां पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ध्यान देना। यहाँ हो गया ना, एफिशिएंसी का मतलब ही क्या है कि मैं जो मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग जो मेरा नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू, वो यहाँ पर चला है सेंस कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाले के सेंस में चला रहा है। In order to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be replaced. देखो रिप्लेस करने के लिए बोला है कि आपको जो अच्छा लगे हाँ कर दो, चलो ऐसा ऐसा कर दे चलो, मतलब उसका कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है, उस पर कोई स्टडी नहीं है उस मेथड के ऊपर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाय द मेथड्स ऑफ डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो साइंटिफिक मेथड्स को डेवलप करने पे काम कर रहे हैं, तो उनके मेथड को यूज कराइए, जो खुद के मन करें वो हर बार यूज करके ट्राई करे कि अचीव करने का एफिशिएंसी नहीं हो पाता है। आगे, रूल ऑफ थंब मींस डिसीजन टेकिंग बाय मैनेजर, ध्यान देना, एज पर देयर पर्सनल जजमेंट। हमको ये अच्छा लग रहा है ये कर दो, हमको वो अच्छा लग रहा है वो कर दो, मतलब खुद के दिमाग से आए बेटर है, लेकिन उस पे उसको साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तब जाके अपने मन का जो अब साइंस बन गया है, क्योंकि उस मैनेजर ने उसको डेवलप किया है, उस मैनेजर पे एनालिसिस किया है, अब अगर बन गया अब अप्लाई करते, लेकिन जब मन में तब वो कुछ ना कर दे, इससे प्रोसेस हैम्पर होता है। अकॉर्डिंग टू टेलर, इज व्हेन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, लेकिन ये हमेशा पॉसिबिलिटी रहता है कि मैं हर एक काम को दिमाग लगाकर अच्छी तरीके से किसी भी वक्त प्लान कर सकता हूं। तो इसी पे फोकस होना चाहिए किसी भी मैनेजर का कि हर एक प्रोसेस को, इसमें सिंपल समझ में एक्टिविटीज है, सबको साइंटिफिकली वो प्लान करें, ठीक है। टाइम लगता है लेकिन करे वो, इससे क्या होता है कि इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लाइन है, इसको तो अंडरलाइन करने वाला चीज है ये कि इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी कैन बी साइंटिफिकली प्लान, ये टेलर ने बोला। दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एज वेल एज ह्यूमन एनर्जी, ठीक है। देखो साइंस का मतलब ही होता है, साइंस का काम ही है कि ह्यूमंस के एफर्ट को बढ़ाना, ठीक है। सेकेंड चीज के टाइम को बचाना। एक हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, क्या है, सेम चीज है ना। मैं किसी को मैसेज देना होता, घोड़े पे चढ़ता, लिखता, 4 दिन बाद वहां जाता, अब देखो मैसेज देना तुरंत टाइप किया, तुम तक पहुंच गया। तो साइंस का काम यही है कि चीजों की हमको आउटपुट बढ़ाना है, टाइम जो लगता था उसको कम करना है, और अब जो मैं स्पीड या एफिशिएंसी कह लो उसको बढ़ाना है। देखो एफर्ट का मतलब फिजिकल इनपुट हो गया हमारा, तो कम से कम एफर्ट डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकालना, ये साइंस का हमारा काम है। इसलिए बोला कि साइंटिफिकली प्लान करना चाहिए, इससे क्या हो, उसका एफिशिएंसी बढ़ जाए, नहीं कि सेम टाइम भी कम हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए और मेरा आउटपुट इंक्रीज हो जाए। आगे बढ़ते हैं। Decisions should be based on scientific inquiry with cause and effect relationships. This principle is concerned with the selecting the best way of performing job through the application of scientific analysis. ये पूरे प्रिंसिपल का एक समरी, चलो कह लो एक लाइन में हमारा था। तो तुमको अपने एग्जाम में अगर पूछा गया पॉइंट के ऊपर, तुमको पूरा पैराग्राफ लिखना, ये हमारा नोट्स पे ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैंने पहले बोल दिया कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर कहूं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर, दो चीजें होती हैं, इंडस्ट्री या कंपनी खुद, ऑर्गेनाइजेशन खुद, और वहां पे काम करने वाले हमारे मैनेजर्स या वर्कर्स फॉर एग्जांपल।
दो अलग अलग लोग हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन चलो कह सकते हो या फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेशन चलो कह सकते हो, ये ऐसा नहीं कि बस हमेशा स्मूथ चलेगा। डिफिकल्टीज, डिस्प्यूट्स, डिस्कॉर्ड आएगा ही आएगा। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, वर्कर्स तो अनपढ़ गंवार छोड़ो, ट्राई करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि दोनों जो रिलेशन मेंटेन कर रखे हैं आपस में, वो हमेशा हार्मनी वहां पे एस्टैब्लिश हो। जब भी कोई दिक्कत आए तुरंत खत्म करो ताकि मेरा प्रोडक्शन हैम्पर ना हो। ठीक है, ये पढ़ते चलो। So Taylor emphasized that there should be complete harmony between the workers and the management. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमारा। Since if there is any conflict between the two मतलब ऑर्गेनाइजेशन और वहां काम करे वर्कर तुम्हारा, it will not be beneficial either for workers or the management. ठीक है, दोनों के लिए ही सही नहीं है वो। अगर मान के चलो कि अगर वर्कर्स अगर काम नहीं कर रहे, स्ट्राइक पे चले गए, तो उनका भी सैलरी कटेगा, लेकिन लॉस किसको होगा ज्यादा? कंपनी को लॉस होगा, डुअल लॉस होगा। मनी लॉस तो होगा ही बिकॉज प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं। सेकेंड चीज हमारा है कि जो रेपुटेशन कंपनी का मार्केट में वो भी खराब हो रहा है कि उसके कंपनी के स्टाफ लॉकआउट पे चले गए, कैसा कंपनी है सोचो। समझ में आ चीज है? कुछ के दिमाग में आ गया इनको भगा देंगे, वर्कर्स को नया वर्कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इंडिया में लॉ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जो मैं यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ रहा हूँ। तो कोई भी इंडस्ट्री ऐसे नहीं कर सकता अपने परमानेंट एम्प्लॉय के साथ। एक प्रोसेस हमारा होता है, मतलब कंपनी के ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है, तो उनको उनकी वाजिब जो भी है, लेजिटिमेट जो तुम्हारा डिमांड्स मानना ही पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो पहले मान ले, पहले ही सॉल्व कर दे कि स्ट्राइक हो ही ना, दो दिन प्रोडक्शन हैम्पर ना हो, क्यों होने दे। आगे बढ़ते चलो टॉपिक में। So both the management and the worker should realize the importance of each other, कि भैया वो मेरे लिए मेरे को सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, कौन? वर्कर समझ जाए, और तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समझ जाए कि हम पैसे खरीदने लिए हैं, बल्कि मेरे लिए काम करे, हमको आउटपुट पे दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इंपॉर्टेंट समझेंगे तो शायद जो है हार्मनी जल्दी स्टैब्लिश होगा तुम्हारा। इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्टेट या फिर दिस सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल टेलर ने क्या सजेशन दिया है कि कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे आगे जाके ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स होना चाहिए। मोटिवेशन, इंसेंटिव, तुम लोग पढ़ो कॉमर्स में, अगर इन डिटेल तुमको पढ़ाओ क्या होता है तुम्हारा मोटिवेशन, कैसे कंपनी जो होती है अपने स्टाफ को मोटिवेट रखती है। ठीक है, तो मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। वर्कर्स के दिमाग में भरो अच्छा बात कंपनी के लिए, कंपनी वाला सोचिए वर्कर्स के लिए, तुम्हें इस सोच रहे हैं ना, तो क्या होगा? हार्मनी स्टैब्लिश फॉर श्योर हो जाएगा। चलो तो आगे लिखा समरी इस पूरे फीचर प्रिंसिपल का। इट मीन्स दैट देयर शुड बी कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। दोनों में होना चाहिए, किसी एक में नहीं, दोनों में होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर मतलब कंपनी cannot exist for a long time unless it is accompanied by the prosperity of the employees of that organization and vice versa। क्या समझ में आया तुम लोग को? अच्छा समझ में आया, शायद आ रहा होगा। तो वर्कर्स और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच का रिलेशन में कभी भी खटास नहीं आना चाहिए, हार्मनी स्टैब्लिश होना चाहिए, इससे दोनों को बेनिफिट मिलेगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसके वेल्थ में इंक्रीमेंट आएगा, लॉन्ग रन में भी तुम्हारा चलाएगा, बहुत लॉन्ग तक चलाएगा। खूब समझ में आ रहा है यहाँ तक? थर्ड चलते मेंटल रेवोल्यूशन, जो कि बहुत ही विल पावर को इंक्रीज करना, कैसे पूरा तन मन धन लगा के जो वर्कर्स तुम्हारा जो है वो काम करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ क्या है? The technique of mental revolution involves a change in the attitude of workers and management towards each other। ठीक है, कि जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो दिल से काम करे वर्कर्स के लिए, उनका सैलरी पे ध्यान दे, उनका वर्क कल्चर पे ध्यान दे, वर्किंग इन्वायरमेंट पे ध्यान दे, उन पे वर्कलोड ज्यादा ना हो, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दे। बहुत सारी चीजें हैं मन से कर रहा है मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल अपने वर्कर्स के लिए। ठीक इसके रिटर्न जो है वर्कर्स भी जो है इन चीजों को समझने के बाद कंपनी के लिए मन से काम करें। ठीक है, कि नहीं मेरा एम्प्लॉयर है, मुझे हर कुछ दे रहा है, तो मैं अपना फुल एफिशिएंसी से जो है काम करूंगा। ध्यान देना। ठीक है, इसको बोलते हैं चेंज इन आउटलुक एंड एटीट्यूड। बोथ शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर एंड शुड वर्क विथ फुल कोऑपरेशन। ध्यान देना। ठीक है, कि जब भी जरूरत पड़े एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन को तो वर्कर साथ थे, और जब भी पड़े क्या बोलते हैं जब भी वर्कर को चले पता लगे कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, तो वर्कर्स एक्स्ट्रा काम करे ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब कोऑपरेशन बोलते हैं कि एक दूसरे को ऑब्जेक्टिव या नीड को समझकर अगले के लिए काम करना, उसको बोलते हैं कोऑपरेशन। पढ़ोगे, तुम्हारे कॉमर्स में टॉपिक है, सो वर्ड का डीप मीनिंग है। So management as well as the workers should aim to increase the profits of the organization। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तुम्हारे वर्कर्स में इन द सेंस ऑफ बोनस, चलो कह लो। आगे बढ़ते
फॉर दिस द वर्कर्स शुड पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स। देखो मैनेजमेंट तो कर लेगा, मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन है, वो पढ़ा लिखा है, वो तो कर लेगा, लेकिन ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो रिलेशन है, वो अच्छा हो जाए। तो क्या मैं जाकर उनको समझाऊं? नहीं। एक मेथड है मेंटल रिवोल्यूशन। ठीक है, आगे पढ़े कैसे। सो इसके लिए करना क्या चाहिए? देखो मैनेजमेंट को पता है, वो पढ़ के आते हैं, मैनेजर्स बड़े बड़े लोग होते हैं, वो समझ में आता है कि भाई करना चाहिए, लेकिन वर्कर्स से पार्टिसिपेशन कैसे कर ले? होता ना कि दो पार्टी है, मेरा एक दोस्त है फॉर एग्जाम्पल, हम समझ गए वो मेरे कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा फॉर एग्जाम्पल सामने वाला, तो समझाए कैसे? पीछे पड़ जाए? नहीं नहीं, इसके भी तरीके होते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं, अब जो मैनेजमेंट तो पढ़ लेगा, उसके आ ही जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स के थ्रू से कैसे लेके आ जाए, तो आंसर है मेंटल रिवोल्यूशन। वो आंसर तुमको यहाँ पे दिया है। For this, the worker should put in their best efforts so that the company makes profit, and on the other hand, management should share part of profits with the workers। बोनस चलो कह लो, इंसेंटिव चलो कह लो, इस तरीके से। तो हम लोग पढ़ेंगे जब नहीं मोटिवेशन पढ़ेंगे कॉमर्स वाले में, तो तुम समझोगे एक हायरार्की ऑफ नीड होता है। लोग मोटिवेट कैसे होते हैं? मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा। मान के चलो हमने डिमांड पढ़ा है, सप्लाई पढ़ा भी, कुछ दो दिन पहले ही पढ़ा है, शायद यस्टरडे में पढ़ा है, और देखा है तुमने पहला जो सबसे मेन फैक्टर क्या है? प्राइस। ठीक इस तरीके से किसी को मुझे मेंटल रिवोल्यूट करना है, जगाना, अंदर से झंझोड़ना है, तो पहला क्या होना चाहिए? उसके नीड को समझो। तो बहुत से स्कॉलर्स ने बहुत बड़ा स्टडी करके समझा है कि लोग किसी भी इंडस्ट्री में पहला नीड क्या होता है किसी का? फाइनेंशियल नीड था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सैलरी बढ़ा दूं तो मेरे लिए अच्छा, मेरे तुरंत मेरे फेवर में आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए पहले खर्च करो, तो उनको हाई सैलरी पे रखो, तब जाकर प्रॉफिट लॉन्ग रन में इंक्रीज करेगा। दिस मेंटल रिवोल्यूशन बहुत मेथड्स भी होते हैं, टेक्निक्स भी है, तुम कॉमर्स में पढ़ोगे, लेकिन समझो यहाँ पर इन शॉर्ट कि मेंटल रिवोल्यूशन को एस्टैब्लिश करना है। दिस मेंटल रिवोल्यूशन रिक्वायर्स अ कंप्लीट चेंज इन द आउटलुक ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। कैसे करेगा? बात का बात है, अभी बस समझो खाली। There should be a spirit of togetherness between workers and management। ये हमारा पूरा नोट्स भी है जो तुम एग्जाम लिखने वाले हो। आगे बढ़ते चलो। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैंने पहले बोला कि एक टीम बनना चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर वर्कर्स को लगे कि ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा टीम का ही साथी है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को लगे कि वर्कर्स भी हमारी टीम का ही है, दोनों आपस में कोऑपरेट करें, एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए काम करें, ना कि सिंगल पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस होगा और जो वर्कर को भी लॉस होगा, बिकॉज बोथ पार्टी है ना। तो कुछ भी अगर होता है बुरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो वर्कर्स अफेक्ट होंगे, कुछ भी गलत अगर होता है वर्कर्स के साथ तो ऑर्गेनाइजेशन में अफेक्ट होगा। कैसे? देखो ध्यान सुनो। सोचो कि वर्कर्स अगर चाहे कि हमको आराम चाहिए, हमको काम नहीं करना, तीन उनका ऑब्जेक्टिव हो गया, हाई सैलरी चाहिए, काम कम से कम करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि मेरा प्रॉफिट हाई होना चाहिए, तो कम से कम पैसे में लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें। दोनों अपने अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर खींचतान कर रहे हैं, नहीं ये चाहिए, नहीं वो चाहिए। इससे क्या होगा? जो मेन काम है तो हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म है, कोऑपरेशन नहीं है। मतलब दोनों जो पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन और तुम्हारे वर्कर है, वो अपना अपना ऑब्जेक्टिव को लेके खींचतान कर रहे हैं, तो रस्सी कहीं नहीं जाएगा, किसी के पाले में नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते इस टॉपिक में। देखो, द प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ध्यान देना। ठीक है, कॉपरेशन वहीं से आता है हमारा। एंड लेस स्ट्रेस ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। म्यूचुअल कॉपरेशन पता होगा, एक दूसरे को हेल्प करना उनके ऑब्जेक्टिव में अचीव करने के लिए। So cooperation, mutual confidence, mutual confidence, sense of goodwill should prevail among both। बहुत इंपॉर्टेंट, बोथ, सिर्फ मैनेजमेंट में नहीं, सिर्फ वर्कर्स में नहीं, बोथ के दिमाग में होना चाहिए, मैनेजर्स या मैनेजमेंट एज वेल एज वर्कर्स। ध्यान देना। द इंटेंशन इज टू रिप्लेस इंटरनल कंपटीशन। इंटरनल मतलब क्या? अपना ऑर्गेनाइजेशन अलग कंपीट कर अपने को अचीव करने के लिए, वर्कर्स अपना अचीव करने के लिए कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। The intention is to replace internal competition with cooperation। बड़ा ही अच्छा लगेगा, बड़ा पसंद आया। Replace internal competition with cooperation। ठीक है, मान तुम लोग 5 दोस्त हो, अब 5 में सब लगे हैं कि हम टॉप करेंगे, हम टॉप। दोस्त हो, पहला चीज दोस्त हो, और 5 लड़ रहे हो, 5 मतलब अपना में चाहते हो कि हम खाली टॉप करें, बाकी 4 टॉप ना कर पाए। तो इससे क्या होगा? तुम्हें सोचते में लग जाओगे वो टॉप ना करे, बल्कि अपने टॉप पर ध्यान लगाओगे कि हमको टॉप करना है। वो टॉप ना कर पाए, तुम्हारा जो तुम्हारा स्ट्रेस होगा उस चीज पर होगा। इससे क्या होगा कि तुम उनसे चीजें शेयर नहीं करो, डिस्कस नहीं करोगे चीजें,
जहां पर पांचों जो है अपने अपने ऑब्जेक्टिव को लेके अपना अपना कंपीट करें एक दूसरे से। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पांचों आपस में कोऑपरेशन के जो सभी लोग मिलकर टॉप करते, इससे क्या होगा कि इसने पढ़ा उसको समझाया, उसने पढ़ा उसको समझा, तो पॉसिबिलिटी है कि अब वाला जो काम है वो अच्छा हो जाए। ग्रुप ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। Workers should be considered as a part of management and should be allowed to take part in decision making process of the management। अब ऐसा नहीं कि वो हमेशा घुस जाए या उसको बिठा दे बोर्ड ऑफ मीटिंग में, उसको बिठा दे लाके, ऐसा नहीं। जब भी कुछ पॉलिसी बन रहा है तो उस पॉलिसी के बारे में बात करना चाहिए वर्कर्स से पहले। ये नहीं कि जो भी मन में आया मैनेजमेंट का कर दिया, नहीं नहीं, उसका तुम पॉलिसी बनाओ, तुम्हारे हाथ में ये बनाना पॉलिसी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, डिस्कशन है, एनालिसिस है, एक बार वर्कर्स जो हमारे हैं उसके साथ भी करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। तो इससे क्या होगा कि शायद हार्मनी स्टैब्लिश हो, डिस्कॉर्ड या कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो इन फ्यूचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम देखते हो कि अभी हम लोग के लास्ट ईयर 2020 में शायद बहुत सारी हंगामा हुआ था वो कृषि कानून को लेकर, फार्मिंग बिल को लेकर। तो उस समय गवर्नमेंट ने खुद बना दिया लॉ, जिनके लिए बना था। इतने सारे जो तुम्हारे फार्मर्स थे, देखो मैं ना सपोर्ट में हूं ना अगेंस्ट में, नॉर्मल होता हूं, बस यहाँ पे केस डिस्कस कर रहा हूं। तब उस केस में तुम्हारा क्या है कि वो भड़क गए, जब हमसे पूछा, जब डिस्कशन लिया, नहीं जो भी उनका मैटर अलग अलग बात है। सेम चीज यहाँ भी होता है कि मैनेजमेंट ने एक रूल बना दिया वर्कर्स के लिए, अब डिस्कशन ही नहीं किया, सभी वर्कर्स गुस्सा हो गए, टेंशन में आ गए, तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन में हैम्पर होगा। सेम चीज यहाँ बोला है। जो प्रिंसिपल्स बन, जो भी रूल्स बन रहे हैं वो पर डिस्कशन होना चाहिए वर्कर्स के साथ। हालांकि सिंगल सिंगल बात तो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक ट्रेड यूनियन का हेड होता है, वर्कर तुम्हारा होता है लीडर जो सबको करता है रिप्रेजेंट। सेम चीज यहाँ पर। ठीक है, तो उनसे बात करके उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि नहीं हमसे बिना पूछे हमारे लिए कोई फंक्शन या पॉलिसी नहीं बनाया गया, हम उसमें शामिल थे। आगे बढ़ते, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज वेलकम देयर सजेशंस एंड शुड आल्सो रिवॉर्ड देम इफ देयर सजेशन प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नेमली रिडक्शन ऑफ कॉस्ट और इंक्रीज इन प्रोडक्शन एक्सेट्रा। क्या समझ में आया तुम लोग को अब तक? खूब समझ में आ रहा हो तुम लोग को, मैं कॉमन वे पे जा रहा हूं समझाने के लिए। आगे बढ़ता हूं। चलो, पांचवा हमारा है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक वाले केस में, वो हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो हर कोई बराबर नहीं है, सभी के स्किल्स बराबर नहीं होते। सभी के स्किल्स बराबर मतलब क्या, एक में नहीं होता। मान के चलो कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कुछ में सब्जेक्ट खराब हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, किसी और टीचर का अच्छा हो सकता है, वही सब्जेक्ट मेरा वीक है फॉर एग्जाम्पल। तो सब अलग अलग है, सब डिफरेंट है, सबका अपना यूनिकनेस है, यहाँ पर ध्यान देना। लेकिन सब में एक बेसिक फैक्ट है कि ये पॉसिबिलिटी हर जगह रहेगा कि वो अपनी इफिशिएंसी, अपने स्किल्स को डेवलप करे, ये करे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या हो सकता है। तो इस मैनेजमेंट को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ये मेक श्योर करना चाहिए कि हर एक वर्कर्स को ये मौका मिल रहा है अपने एफिशिएंसी, अपने स्किल्स को इनहेंस करने का। ठीक है, और ये मौका कौन देगी, ये मौका देगी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना, ये वर्कर्स खुद से नहीं करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन को मेक श्योर करना चाहिए कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी जिनका टैलेंट है, उस टैलेंट में और जो है इनहेंसमेंट आए। ठीक है, सो ट्रेनिंग बहुत से होते हैं मेथड, फिर तुम पढ़ोगे जाके कॉमर्स में, अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे जाके तुम कॉमर्स में, वहां तुम फील करोगे। तो कहां से आ रहा है सब फंक्शंस, यही से ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ वहां पढ़ेंगे जाके, इसका मतलब क्या है, यही से निकला वो सब चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So efficiency of any organization also depends on the skills and the capabilities of its employees to a great extent। ध्यान देना, बेसिक फैक्ट है। अगर मान के चलो कोई भी स्कूल है, उसका जो रिपोर्ट कार्ड किस पे डिपेंड करता है, वहां के बच्चों के मार्क्स पे। बच्चे खराब परफॉर्मेंस करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, स्कूल का नाम खराब होगा। अगर बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो स्कूल का नाम होगा। सेम चीज यहाँ पर है। Thus providing training to the workers was considered essential in order to learn the best method developed। इसका मतलब क्या, तुम यहाँ पे काम करने आए हो, काम तो करोगे ही, प्लस टाइम टाइम मैं तुम्हें, अगर मैंने प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूं तो मैं तुम्हें टाइम टाइम ट्रेन भी करूंगा, नई चीजें भी तुम्हें सिखाऊंगा। सो कहां चला गया, दस प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स वाज कंसीडर्ड essential in order to learn the best methods developed through the use of scientific approach। ध्यान देना। ठीक है, आगे है to attain the efficiency steps should be taken right from the process of selection of the employees। कि स्टार्टिंग से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो स्मॉल लेवल पर। ये नहीं कि इसको मैं 5 साल तक कंपनी में रखा उसके बाद ट्रेन कर रहा हूं, नहीं। जब से हमारे कंपनी में आया है उसको क्या चीज ट्रेनिंग देने का जरूरत है, ये फील कर ट्रेनिंग का काम उसका स्टार्ट कर दो, सिखाने का स्टार्ट कर दो।
ऑन जॉब हमने पढ़ा ना, हम पढ़ेंगे बीएसटी में ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, बहुत चीजें होती हैं, तुम पढ़ोगे वहां पे जाके। So आगे बढ़ते हैं। Employees should be scientifically selected. The work assigned to each employee should suit his or her physical, mental and intellectual capabilities. अगर मिसमैच होगा ना तो शायद डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। मान के चलो कोई अच्छा ड्राइंग करता है तो उसको मान के चलो आर्किटेक्ट इंजीनियर बना दिया मैंने किसी कंपनी में, लेकिन अगर उसी को किसी और प्रोडक्शन में लगा उल्टा बोल चलो होता था। मान चलो एक सीए फॉर एग्जाम्पल, वो फाइनेंस का काम अच्छा करेगा, अगर मैं उसको डाल दूं कास्टिंग वाले डिपार्टमेंट में या डाल उसको फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग वाले में, तो उसका तो वो थोड़ा कर लेगा, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो उसका एबिलिटी है उसके हिसाब से उसको मैंने काम नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही वो कितनी बार तो वर्कर्स को भी चलता नहीं पता कि उनका क्या टैलेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो उनके टैलेंट के स्किल्स को समझकर जो उसका टैलेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो उसका कैपेबिलिटी है, जो उसका स्किल है उसके अकॉर्डिंग काम असाइन करे, काम उसको दे। आगे है efficient employees produce more to earn more। ध्यान देना, efficient employees अगर उनको अपना सैलरी, अगर वो स्किल्ड बन गया, उनको पता है जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतना हाई मुझे सैलरी मिलेगा, तो बेनिफिट मिल जा रहा है स्किल बनाने के बाद। ये है दिस अल्टीमेटली हेल्प्स टू अटेन एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज। ध्यान देना, तो यहाँ पर तुमको समझ में आ ही रहा होगा, वर्कर्स के बारे में बात हो रहा है, एफिशिएंसी के बारे में बात होता है, पूरा पूरा कहाँ है, ये फैक्ट्री कंसर्न प्रिंसिपल्स तुम्हारा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के सेंस में चलो कह लो, उससे तुम्हारा कंसर्न पूरा प्रिंसिपल हमारा। तो यहां तक हमारा था। टॉपिक क्या है हमारा अगला, जो है डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और एफ डब्ल्यू टेलर का प्रिंसिपल जो कि हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो दोनों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्लियर कट डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि दोनों प्रिंसिपल ही है, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या क्या चीज है। तो लिखो, लिखा है मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा पहले मैंने कि टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल मैनेजमेंट आर म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री। इसका मतलब ही क्या, कुछ जो है थॉट्स वहां से यहाँ आते हैं, कुछ यहाँ के थॉट्स यहाँ से वहां जाते हैं, मतलब वो आपस में को कंप्लीट बनाते हैं। अब तुम सोचो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें होती है ना, एक तो ऑफिस एक तो फैक्ट्री, और क्या होता है, तुम लगा लो फंडामेंटल प्रिंसिपल, तुम पूरा ऑर्गेनाइजेशन को तुम कर लो मैनेज कर लो अच्छे से। सेकंड, तुम ये साइंटिफिक प्रिंसिपल लगा दो, तुम फैक्ट्री अच्छे से मैनेज कर लो, दोनों मैनेज हो गया। तो ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट बनाते हैं और ये आपस में मिलकर काम करते हैं। एक प्रिंसिपल से मेरा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा बन रहा है, मैनेज हो रहा है। सेकंड से जो मुझे और चाहिए, और मुझे स्पेशलिटी चाहिए फॉर एग्जांपल, वो मेरा अच्छा हो रहा है। मैं एग्जांपल तुम्हें दूंगा कि मान तुम स्कूल में पढ़ाई करते हो, स्कूल में भी तुम्हारे क्लासेस होते हैं, तो मान लो स्कूल जो क्लास हमारा है पूरा ओवरऑल मान के चलो वो हमारा है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उससे हम लगे हैं पढ़ाई में, एजुकेशन नॉर्मल चल रहा है, लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और अच्छा बनना है, किसी पर्टिकुलर हो सकता है या दो तीन में तुमको अच्छा बनना है, तो क्या लोगे, और स्पेशल क्लास लोगे, ट्यूशन फॉर एग्जांपल। सेम चीज यहाँ कि पूरा अगर ऑर्गेनाइजेशन को मुझे से एडमिनिस्ट्रेट करना है तो मैं यूज करूंगा अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा मेरा अच्छे से मैनेज होगा। लेकिन मुझे अपना और आगे चल के थोड़ा सा अगर मुझे एफिशिएंसी और बढ़ाना है अपना, इससे नहीं बढ़ रहा है, देख लीजिए जितना होता बढ़ गया मेरा, और करें तो मैं क्या कर लूंगा, अपना साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज कर, मेरा फैक्ट्री का जो है एफिशिएंसी और मेरा बढ़ जाएगा। सेम चीज यहां पर भी है। सो बोथ ऑफ देम इवॉल्व्ड देयर प्रिंसिपल्स थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड दे ब्रॉट देम फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड थ्रू देयर बुक्स। इंडस्ट्रीज से, एमडी से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के, आराम से उन्होंने काम किया अपने फील्ड में, और जिनका जो एक्सपीरियंस था उन्हें बुक्स में लिखा, पढ़ के लोगों ने अप्लाई किया, उनको बेनिफिट मिला, तो पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया कि चलो कुछ नया आ गया, इसको अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई करो। फिर स्कॉलर्स हुए, यूनिवर्सिटीज हुए, उन्होंने इनकी बुक्स पे काम किया। आज भी ऐसा होता है, ध्यान देना। अभी तुम लोग थेटिकल दुनिया में ना, तुम भी थेटिकल दुनिया में हो, जो बुक में दिया पढ़ रहे हो, तो जाओगे ना एमबीए वगैरह में, तुमने कभी देखा भी होगा कभी कभी किसी फेसबुक के वीडियो वगैरह में कि बड़े बड़े कंपनियों के एमडीज जो तुम्हारे उन्होंने कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, वो आते हैं किसी मैनेजमेंट कॉलेज में, अपना ज्ञान बांटते हैं, कुछ नया बताते हैं जो बुक्स में तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक्स में तो जो लिखा 20 साल पहले का है, अभी का तो वो चीज है नहीं, तो कैसे मिलेगा, मिला कहां से, उनकी बातें सुनकर, उनके प्रिंसिपल्स को यूज करके।
सभी बड़े व्यक्ति में होते हैं तुम्हारे, बिल गेट्स लेके चलो, इलॉन मस्क लेके चलो, ये सब बुक्स लिखते हैं सेम। ये अभी बड़े बड़े इंसान है, मतलब पैसे वाले हैं। उस समय जो नहीं टेलर है, फ्योल है, ये उस समय के बड़े बड़े लोग थे। सेम चीज आगे बढ़ते थोड़ा सा। हाउएवर द टू पायोनियर्स, मतलब वो टेलर और तुम्हारा फ्योल, डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। सिमिलरिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री दोनों आपस में, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस भी है। किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो लिखा है मैंने कि टेलर्स प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। पहली बात किया बोथ ऑफ देम। अच्छा मैंने स्लाइड में रिपीट कर दिया। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के बीच में। तो तुम्हें टेबल तो मैंने नहीं लिखा है, तुम चाहो तो हमारे बुक में टेबल भी होगा, टेबल भी कर लो चाहे। हाँ लेकिन एक चीज जरूरी है कि मैं नहीं बता मैं भूल गया शायद, तुम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा अपने कॉमर्स में 11-12 के लेवल पर, एक अलग से पैटर्न। तुमको पता भी क्या है, पहला हो ची कॉलम पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, सेकंड पॉइंट टॉपिक ए टॉपिक बी फॉर एग्जांपल। उससे क्या होता है एग्जामिनर को पता है कि जो तुमने डिफरेंस लिखा है वो इन जनरल डेफिनेशन नहीं है, किस पॉइंट के बेस पे तुमने डिफरेंशिएट किया है उस पर्टिकुलर पॉइंट में ध्यान देना। तो मैं तुमको भेज दूंगा बना के, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते पहला डिफरेंशिएशन, टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, मतलब साइंटिफिक वाला बात कर रहा हूं, ठीक है। आर रेलेवेंट मेनली विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। मैंने कहा था ना वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फोकस करता था ज्यादातर, as he focused his attention on factory management, जो मैंने कहा था। As a result, his principles are directly applicable at the shop floor, ध्यान देना। Whereas Fayol's principle यानी कि fundamental वाला have wider relevance in functional areas and his principles can be applied to all kinds of activities, मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल ध्यान देना। जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्री चलो कह लो, फैक्ट्री मैनेजमेंट कह लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 डिफरेंस हमारा, टेलर कॉल्ड हिज फिलॉसफी साइंटिफिक मैनेजमेंट, whereas Fayol described his approach as जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों ऐसा? जब हम बात करते हैं जनरल तो वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन जब बात की साइंटिफिक बात करते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट पे ही हमारा वो एप्लीकेबल होता है। हो सकता है कहीं और भी, लेकिन ज्यादा चांस है कोई किसी पर्टिकुलर फोकस्ड सेक्शन में ही तुम्हारा इन्वॉल्व हो वो सभी चीजें। तो साइंटिफिक बोलने का मतलब ही क्या है, फैक्ट्री मैनेजमेंट है, तो इसको यूज करके हम फैक्ट्री के आउटपुट को बढ़ाते हैं। जो हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया इसको यूज करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन की हम कोशिश करते हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। मैं एग्जांपल देता कि तुम स्कूल जाते हो 10 पढ़ते हो सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये हो गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मान के चलो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे किसी 2 सब्जेक्ट में टॉप बनना है तो मैंने उसका ट्यूशन ले लिया फॉर एग्जांपल। सेम चीज यहाँ है, तो साइंटिफिक वाला ट्यूशन मान के चलो जो फोकस है किस 2 एक्टिविटीज पे, यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी चलो कह लो, और फंडामेंटल मांगे चलो पूरा स्कूल का स्टडी, मतलब तुम सब चीज कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। होप मैं समझाने की कोशिश समझा पाया तुम लोग को। थर्ड हमारा डिफरेंस है कि टेलर्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, यानी कि साइंटिफिक वाला बात कर रहा हूँ, एम्ड एट इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में, तो उनका बढ़ाना प्रोडक्टिविटी, उसका पूरा प्रिंसिपल वहां फोकस्ड है। एंड फॉलोइंग ऑन वर्कर्स एफिशिएंसी, ध्यान देना आगे। वेयरएज फ्यूल फोकस्ड ऑन अचीविंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। इसका मतलब भी क्या, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा चाहिए एफिशिएंसी, चाहे मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे मैं सेल्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, सभी बढ़ने चाहिए एक जगह पे। आगे बढ़ते हैं। टेलर लुक्ड एट द मैनेजमेंट फ्रॉम सुपरवाइजरी व्यू पॉइंट, मतलब क्या सुपरवाइजर कहाँ होते हैं? फैक्ट्री में होते हैं, कि मुझे प्रोडक्शन एक्टिविटी जो सुपरवाइज कर रहा है मैं उसको इसके स्किल्स में कैसे एनहांसमेंट करूं, उसको मैं कैसे एफिशिएंट बनाऊं ताकि मेरा फैक्ट्री जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो। एंड सजेस्टेड प्रिंसिपल्स विद बॉटम अपवर्ड अप्रोच। बॉटम का मतलब क्या होता है? वो वर्कर्स से जाता है टॉप मैनेजमेंट में जाता है, कि पहले वर्कर के को सॉल्व करो फैक्ट्री वालों को, कि फैक्ट्री का रूट चलो मानते हैं कि फैक्ट्री रूट हमारा है, तो पहले बॉटम या पहले रूट पे काम करो तब जाके टॉप पे काम करना, ठीक है। इसका उल्टा ऑन द अदर हैंड फ्यूल एनालाइज मैनेजमेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ टॉप मैनेजमेंट बेस्ड ऑन टॉप डाउनवर्ड अप्रोच। उसने बोला कि पहले जो है चेंज मुझे लाना है टॉप मैनेजमेंट में, धीरे करते करते लोअर लेवल पे जाना है, लेकिन टेलर वाला क्या है, वो लोअर से टॉप पे जाना चाहता है अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू। आगे 4 डिफरेंस बहुत है इतने, बाकी मैं टेबल शेयर कर दूंगा लिख के डिफरेंशिएशन वाला। आगे बात करते हैं कंक्लूजन हमारा टॉपिक आज का। सो कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ 2 पायनियर्स, मतलब टेलर और फ्यूल हमारा, helps us to conclude that Fayol's theory is more widely applicable। क्यों भाई? जनरल थ्योरी हमारा है वो हर जगह एप्लीकेबल है,
वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे एप्लीकेबल है, तो वो मोर एक्सेप्टेबल है, मोर एप्लीकेबल है, या मोर चलो करो यूजेबल भी है। एंड देन दैट ऑफ द टेलर्स, इवन कि टेलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, टेलर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं एरिया ऑफ अप्रोच देखूं कि प्रिंसिपल कौन ज्यादा काम आता है, तो मुझे मिलता है कि फ्लोर का प्रिंसिपल ज्यादा मेरा काम आता है। टेलर्स एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, हाउएवर Taylor's contribution to management is also very significant as it lends a scientific touch in solving managerial problems। ध्यान देना, ठीक है। सो इतना ही आज की क्लास के लिए। तो होप तुम्हें को समझ में आया होगा, तो मुझे जाके रिप्लाई कर दो व्हाट्सएप में।